ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और आज आपके लिए एक नया टॉपिक आप देख सकते हैं अपनी ब्लैक बोर्ड पे, देख लीजिए। टॉपिक का नाम है ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकियोस्टमी, ठीक है। ट्रेकियोस्टमी क्यों करते हैं, ट्रेकियोस्टमी है क्या चीज़, ट्रेकियोस्टमी केयर कैसे है, स्पेशली व्हाट आर द नर्सिंग केयर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेकियोस्टमी। आज इस पर छोटा सा डिस्कशन करेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, है ना, ताकि तुम लोग कन्फ्यूजन तुम्हारे पास ना हो। ओके, सीधा टॉपिक पर आते हैं। ट्रेकियोस्टमी, व्हाट इज ट्रेकियोस्टमी? इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट क्रिएट्स एन ओपनिंग इन द ट्रकिया इन विच सिल्वर नायलॉन प्लास्टिक ट्यूब इज इंसर्टेड। पहली चीज़ तो ऑस्टमी मीन्स होता है बेटा, ऑस्टमी अगर कहीं ऑस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है ओपनिंग बनाना, ओपनिंग करना, ठीक है। या ऑटमी, जिसे जब बोलते हैं ऑस, ऑस ऑस मीन्स होता है छेद बनाना। गेट द पॉइंट। सो जब ट्रकिया में छेद बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रकिया ऑस्टमी। क्लियर है? चलो, अभी इधर की बात बाद में करते हैं, पहले इधर की बात करते हैं। अब ये सब आपको समझ, आप लोगों को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पता है, आप लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पता है, ठीक है। सो हम यहाँ ईसोफेगस की कोई बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आगे चल के बात करेंगे जब हम रीजन पढ़ेंगे या कॉजेस पढ़ेंगे उस पर बात करेंगे। ओके, तो बेटा दिस इज योर नॉस्ट्रिल और ये पूरी नेजल कैविटी है। दिस इज अ नेजल कैविटी। आपको मालूम है यहाँ पर ही क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ये बेटा आपका लैरिंग्स है और लैरिंग्स में ही क्या होती है, वोकल कॉर्ड, ठीक है। अब ये वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड के नीचे से बेटा ये ट्रकिया क्या है आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रकिया। यानी जब आप सांस लेता है एक इनकम्प्लीट या उसको बोलते हैं सी शेप्ड रिंग्स से बनी हुई है, ठीक है। दीज आर द रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि हाइलिन कार्टिलेज एक ऐसा कार्टिलेज है जो कि पूरी बॉडी में बहुत अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, जैसे ये, ठीक है। एयर पिन्ना इज अ हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है बेटा, सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है। तो कोई सॉफ्ट है ना, ये सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये बात हो गई। सो हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो बेटा हाइलिन कार्टिलेज की रिंग्स बनी होती है और जब हम सेकेंड एंड थर्ड रिंग पे पहुंचते हैं तो वहीं पर ही क्या करते हैं, ऑस्टमी और ट्रकियोस्टमी। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट, ठीक है। सो ट्रकियोस्टमी इज डन by piercing or by making the छेद in second और third tracheal ring, ठीक है। tracheal ring किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की। दिस इज अ सिंपल एनाटॉमी। क्लियर है? अब बेटा इसको करते क्यों है अच्छा, ट्रेकियोस्टमी जो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब हार्ड वाला भी होता है जो कि सिल्वर का बना हुआ होता है। खैर आजकल तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसको, लेकिन हमारे समय में सिल्वर वाला ही यूज़ होता था, ठीक है। नायलॉन का भी आता है और प्लास्टिक का भी आता है। अब नायलॉन तो आप समझ ही रहे हो, प्लास्टिक आप समझ ही रहे हो। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ रीजंस व्हाई वी डू द ट्रेकियोस्टमी, टू एस्टैब्लिश मेंटेन पेटेंट एयरवे। ऐसी कभी कंडीशन आ जाती है कि जब एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डाला जा सकता है, उस कंडीशन में एक पेटेंट एयरवे को, पेटेंट एयरवे मतलब होता है कि पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन अगर ले रहा है, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है कि खुद से रेस्पिरेशन ले रहा है, तो उस एयरवे को मेंटेन करने के लिए भी क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल देते हैं, ठीक है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर अपर एयरवे की बात मैं करूं, अपर एयरवे का मतलब ये होता है कि लंग्स के ऊपर की जितनी भी चीज़ें, दैट इज कॉल्ड अ अपर एयरवे। उस अपर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सपोज फॉरेन बॉडी फंस गई हो या स्वेलिंग हो, ठीक है, या फिर ट्यूमर्स हो, उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टमी को डालते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड रीजन इज, इसके बाद बेटा वाले आदमी हो ना, चलो ना रीजन थर्ड रीजन बेटा जो है दैट इज टू परमिट रिमूवल ऑफ ट्रकियोब्रोंकियल सिक्रीशन। यानी कि ट्रकिया और ब्रोंकिया में ऐसा ज़बरदस्त सिक्रीशन फंस गया है, जो सिक्रीशन ऐसे नॉर्मली आप नहीं निकाल पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। अगर कोई पेशेंट बर्न हो गया है,
बर्न हो गया है तो उसका क्या बोलते हैं, पूरा माउथ बर्न हो गया, नोज़ बर्न हो गई, फेस बर्न हो गया है, उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, ट्रेकोस्टोमी को करते हैं। नाउ टू प्रिवेंट एस्पिरेशन बाय सीलिंग ऑफ द ट्रकिया, ठीक, अगर कोई पेशेंट मान लीजिए अनकॉन्शियस है, ठीक है, या उसका वोकल कॉर्ड जो है वो डिस्टर्ब हो गया, या पेशेंट पैरालाइज, एक्चुअली पैरालाइज में ही वोकल कॉर्ड वो हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, अगर फेशियल पैरालिसिस हो गया है तो, ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, ट्रेकोस्टोमी करते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी करते हैं, अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं जा रहा है उस कंडीशन में भी ट्रेकोस्टोमी ट्यूब बेटा क्या करते हैं, कर देते हैं, ठीक है। सीवियर मेडिकल कंडीशन, ऐसे कोई एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन हो गई है, एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन बोले तो एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन में जैसे मान लो पेशेंट को स्ट्रोक हो गया हो ना, सीवीए जिसे बोलते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है, मैसिव हार्ट अटैक है, ज़बरदस्त हार्ट अटैक है, मैसिव हार्ट अटैक, तो जब तक आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डालोगे, उसका रेस्पिरेशन ब्लॉक करोगे, तब तक खट से यहाँ से छेद करके इसको डाल दोगे। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तीसरा है बेटा सीवियर निमोनिया, सीवियर न्यूमोनिया। व्हाट इज निमोनिया? निमोनिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब किसी पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन चाहिए, एक्सटेंडेड PPV, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मतलब ये होता है बेटा कि पेशेंट अपनी ओर से कुछ रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, इसका स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, तो बाहर से वेंटिलेटर लगा के पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं। एक्सटेंडेड मतलब उसको लॉन्ग टर्म देना है, लॉन्ग टर्म अगर हमको वो देना है, क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन रेस्पिरेशन देना है, उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, ट्रेकोस्टोमी को करते हैं, ठीक है। फिर इफ़ पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट एंडोट्रेकियल इंटूबेशन। फाइनली अगर पेशेंट एंडोट्रेकियल इंटूबेशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो भी क्या कर देते हैं, ट्रेकोस्टोमी कर देते हैं। कुछ भी करो, सो दीज आर द रीजंस ऑफ द ट्रेकोस्टोमी। तो ट्रेकोस्टोमी कुछ भी करो, ठीक है, ट्रेकोस्टोमी करने का मेन कारण बेटा ये मैंने आपको बता दिया है। जब हम लोग ट्रेकोस्टोमी कर, इसको हटा दूं, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। जब हम लोग ट्रेकोस्टोमी कर लेते हैं, अब तुम नॉर्मल सांस लेते हो, अगर तुम ड्राई एयर में भी निकल जाते हो तो तुमको क्या लगता है, कभी कभी नाक में ड्राइनेस लगता है। हालांकि हमारा जो नेजल कैविटी है बेटा, उस कैविटी में नेचुरल ह्यूमिडिफायर है। ह्यूमिडिफायर मतलब क्या है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो लगातार सिक्रीशंस क्या करती है, रिलीज़ करती रहती है। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम ही है सिक्रीशन रिलीज़ करना। उस कंडीशन में हम जो एनवायरमेंटल एयर लेते हैं, वो एनवायरमेंटल एयर जो होती है वो हमेशा ह्यूमिडिफाई यानी कि मॉइस्ट होती रहती है। लेकिन जिन पेशेंट का हम ट्रेकोस्टोमी ट्यूब डाल देते हैं, उस कंडीशन में वो पेशेंट चूंकि नाक से तो सांस ले नहीं सकता, अब जो भी सांस लेगा वो यहीं से लेगा, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब से लेगा। अगर वो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन ले रहा है तो मोस्टली स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन पेशेंट लेता है, तभी ट्रेकोस्टोमी करते ही हैं, ठीक है। उस कंडीशन में जब भी आप पेशेंट को ऑक्सीजन दीजिए, दैट ऑक्सीजन शुड बी ह्यूमिडिफाइड। ह्यूमिडिफाइड मतलब होता है कि आपने ऑक्सीजन सिलेंडर देखा होगा, उसमें एक शीशी लटकी रहती है जिसमें आप पानी भर देते हैं एक लेवल पे, है ना। ऑक्सीजन यहाँ से आती है ट्यूब से, बुलबुल करते हुए पाइप से निकल के पेशेंट के नॉस्ट्रिल में जाती है, इधर मास्क से और इधर नॉस्ट्रिल से। मतलब कि ये ध्यान रखना कि ट्रेकोस्टोमी में हमेशा अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दे रहे हैं, ड्राई कभी मत देना, इरिटेशन होगा उसको। कारण ये है कि पेशेंट का जो नेचुरल ह्यूमिडिफायर सिस्टम है वो तो यहाँ मुंह में है, सॉरी इसमें कहते हैं नेजल कैविटी में, उसको तो आपने वो कर दिया, ओवरलुक कर दिया आपने, सीधा यहाँ पर छेद बना दिया। गॉट द पॉइंट। चलो, नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेकोस्टोमी। बेटा ट्रेकोस्टोमी के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका ये होता है टेम्परेरी, यानी पेशेंट बर्न है, बर्न होने के बाद जैसे जैसे पेशेंट रिकवर कर जाएगा तो उसको हटा देंगे। सो वन इज टेम्पोररी। अभी तुमको जितना भी रीजंस मैंने बताया दैट इज टेम्पोररी। और एक होती है बेटा परमानेंट ट्रेकोस्टोमी का मतलब वो होता है जब किसी पेशेंट का
लैरिंजेक्टमी हो जाता है, लैरिंजेक्टमी समझ रहे हो ना, लैरिंग्स, लैरिंजेक्टमी, जेक्टमी, अगर सीए लैरिंग्स होगा पेशेंट को तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा लैरिंग्स हटा देते हैं। और जो मैंने आपको डायग्राम बताया उस डायग्राम में आपको क्या बताया, लैरिंग्स के साथ ही यहाँ पर क्या है, उसी को बोलते हैं साउंड बॉक्स, और वहीं पर ही साउंड बॉक्स क्या है, वोकल कॉर्ड है। तो वोकल कॉर्ड भी कट के हट गया, अब तो पेशेंट कभी बोल ही नहीं सकता, जीवन भर नहीं बोल सकता। इन दैट कंडीशन वी डू द परमानेंट ट्रेकियोस्टमी। परमानेंट ट्रेकियोस्टमी की केयर पेशेंट खुद करता है। अभी मैंने जितने भी रीजन बताए दैट इज फॉर द टेम्पररी ट्रेकियोस्टमी। गॉट द पॉइंट? इज इज क्लियर? तो बेटा प्रोसीजर जो है, एक निक देते, निक मतलब होता है चीरा लगाना, कहाँ पे, एट सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग। दिस इज अ प्रोसीजर, दिस इज अ प्रोसीजर। सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग पे निक देते हैं। निक देने के बाद ट्रेकिया एक्सपोज हो जाती है। ट्रेकिया जब एक्सपोज हो जाती है तो उसमें एक निक मारते हैं, और जैसे ही निक मारते हैं तो उसके अंदर आप चाहे वो सिल्वर वाला हो, चाहे वो आप नायलॉन वाला हो, चाहे वो आप प्लास्टिक वाला हो, जैसा वाला भी हो, आप एंडोट्रेकियल ट्यूब ट्रेकियोस्टमी ट्यूब आप डाल देते हैं। उसके बाद उसमें सूचर लगा देते हैं ताकि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात बेटा ये होती है कि पेशेंट का सक्शनिंग करना, पेशेंट का सक्शनिंग करना टेम्परेरी है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या, सबसे पहला क्या है, मेंटेनिंग पेटेंट एयरवे। पेटेंट एयरवे मतलब ये होता है कि जिस, कभी तो किसी को हुई नहीं ना ट्रेकियोस्टमी, अभी कल को मेरी कर दोगे तो मेरी तो कभी हुई नहीं है। तो क्या होगा, जब कोई फॉरेन बॉडी यहाँ से जाएगी, बिकॉज ट्रेकिया इज कॉल्ड अ वॉच डॉग, कोई भी फॉरेन बॉडी जाएगी तो कफिंग बहुत ज़्यादा होगी, सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मास्ट सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, सिक्रीशन शुरू हो जाएगा, गॉबलेट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, म्यूकस बहुत ज़्यादा धमाधम निकलेगा स्टार्टिंग में। तो जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है बेटा, ये ट्यूब क्या हो सकती है, ब्लॉक भी हो सकती है, प्लग हो सकती है। किससे प्लग हो सकती है, म्यूकस से। ठीक है। तो एक पेटेंट एयरवे अपने को हमेशा क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है। तो मेंटेनिंग कैसे करते हैं, बाई सक्शनिंग। सक्शनिंग का पूरा प्रोसीजर है मेरे बच्चों, और उस सक्शनिंग का अभी मैं आपको नेक्स्ट इसके स्टेप में बताऊंगा। ठीक है। ठीक। फिर पेशेंट को आप मिड फाउलर पोजीशन में प्लेस कर दो। मिड फाउलर पोजीशन में पेशेंट को क्या करो, प्लेस कर दो। ठीक है। प्लेस करने से ये होगा, जब उसका हेड एंड एलिवेट हो जाएगा तो तुम्हें मालूम है जो डिस्निया है, जो अभी हमने ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाला, उसकी वजह से पेशेंट को डिस्निया नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव आप पेशेंट को दो। तीसरी चीज़ बेटा ये है कि जैसे ही पहले फर्स्ट 2 से 3 घंटे या 2 से 4 आवर्स, एवरी 5 मिनट्स, क्यों मतलब होता है एवरी 5 मिनट्स आपको क्या करना है, ट्रेकियोस्टमी का सक्शनिंग करते रहना है, जिससे कि इसका ये क्या रहे, पेटेंट बना रहे। अब हम बात करेंगे सक्शनिंग की, कि सक्शनिंग कैसे करी जाती है। इज क्लियर? सक्शनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है। कभी भी सक्शन जो रहता है, पहली बात तो ये कि कभी भी नॉट मोर देन 10 to 15 सेकेंड से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करने का है। क्या? नॉट मोर देन 10 to 15 सेकेंड सक्शनिंग नहीं करना है। जिसकी अभी ताज़ी ट्रेकियोस्टमी हुई है, हर एक सक्शनिंग से पहले उसको प्री ऑक्सीजनेशन करना है, प्री ऑक्सीजनेशन करना है। क्योंकि अगर आप 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा सक्शनिंग कर देंगे तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑक्सीजन भरी पड़ी है उसको भी आप खींच देंगे, तो पेशेंट किस में चला जाएगा, हाइपॉक्सिया में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर है बेटा, एक बुक में लिखा हुआ, नॉट मोर देन 10 to 15 सेकेंड। और जिस पेशेंट का अभी ताज़ा ट्रेकियोस्टमी हुआ, अभी तुरंत ट्रेकियोस्टमी हुआ है, हर एक सक्शनिंग से पहले उसको क्या करना है, प्री ऑक्सीजनेशन, यानी कि पहले ऑक्सीजन उसको देना है। ऑक्सीजन आप यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी ऑक्सीजन का वो ट्यूब डाल सकते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन देने के बाद तभी उसको क्या करनी है बेटा, सक्शनिंग करनी है।
ठीक है। तीसरी नर्सिंग केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माउथ केयर, क्योंकि पेशेंट का जब यहाँ ट्रेकोस्टमी हो जाता है तो मुंह का ज़्यादा काम तो होता नहीं है, तो एक वर्ड बोलते हैं हेलियोटोसिस। हेलियोटोसिस मतलब होता है बैड ब्रीथ फ्रॉम माउथ। तो चूंकि माउथ का अभी ज़्यादा कोई काम तो खास हो नहीं रहा है, बैड ब्रीथ फ्रॉम माउथ, तो बेटा माउथ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं तो पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। ट्रेकोस्टमी की जो सक्शनिंग है बेटा, दैट इज स्टेराइल टेक्निक। जब परमानेंट हो जाती है, पेशेंट घर चला जाता है, तो वो क्लीन टेक्निक को भी यूज़ कर सकता है, मगर वैसे क्या है, दिस इज स्टेराइल टेक्निक। ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन सक्शन से पहले आपको प्री ऑक्सीजनेशन। फेनेस्ट्रेटेड कैथेटर, फेनेस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, जो ये कैथेटर आप ले रहे हो उसमें कई जगह ऐसे छेद होते, कई जगह ऐसे करके छेद होते, और ये पूरा अंदर आप डाल, यानी कि लंग्स के अंदर घुसड़ देना, वहाँ से मालूम चला डिफ्यूजन वहीं से कर दिया तुमने। ठीक है। सो दिस इज फेनेस्ट्रेटेड कैथेटर डालते हैं बेटा, और फेनेस्ट्रेटेड कैथेटर इसलिए डाला जाता है कि हर छेद से क्या हो जाए, सक्शन या पुलअप बाहर हो जाए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी कैथेटर को डालते हैं इसको हमेशा ल्यूब्रिकेट करना है, ड्राई कुछ भी नहीं करना है। ल्यूब्रिकेट तो नॉर्मल स्लाइन से करना है, ज़ाइलोकेन जेली से मत कर देना, नो ज़ाइलोकेन जेली इज रिक्वायर्ड, ल्यूब्रिकेट इट विद नॉर्मल स्लाइन। सूखा नहीं डालना है, चाहे ट्रेकोस्टमी पेशेंट हो, चाहे अनकॉन्शियस पेशेंट हो जिसका ट्रेकोस्टमी नहीं हुआ, हमेशा उसको वेट करके तभी डालना है, नॉर्मल सलाइन से वेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जब भी कैथेटर को, इस फेनेस्ट्रेटेड कैथेटर को सक्शनिंग के डालते हैं बेटा, इसको पूरा 360 डिग्री है ना अंदर डाल के ऐसे पूरा इसको रोटेट करते हैं, 360 डिग्री तक रोटेट करते हैं, जिससे कि चारों ओर से माल जो अंदर भरा हुआ है म्यूकस वो बाहर चला आए। ठीक है, ओके। ठीक। अगर सिल्वर कैनुला यूज़ हो रहा है, अगर सिल्वर कैन्यूला यूज़ हो रहा है बेटा, तो उसका जो इनर वाला पार्ट होता है, इनर कैन्यूला जो होता है, आज भी कई सारे मिशन हॉस्पिटल्स में या CSC PSCs में आज भी जहाँ पर ही मतलब वो नायलॉन का प्लास्टिक का नहीं मिलता है बेटा, तो उस जगह पे सिल्वर कैन्यूला यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये आउटर कैन्यूला होता है, ठीक है, इसका लूमेन बड़ा होता है, इसके अंदर एक क्या होता है, इनर कैन्यूला होता है। ठीक है। तो ये म्यूकस से पिलग हो जाता है, पिलग जब इसको बाहर खींच दो बाहर निकल आता है, और यहाँ पर आप सूचर कर देते हो, ये बाहर चला आता है। बाहर चले आने के बाद इसके अंदर जो म्यूकस है उसको कभी भी हॉट वाटर से मत निकालना, क्योंकि हॉट वाटर से क्या होता है, म्यूकस जम जाता है। ठीक है। तो इसको किस में डाल दो, हाइड्रोजन परऑक्साइड में डाल दो, और नहीं तो सिंपल वाटर से धुल दो, और नहीं तो नॉर्मल सलाइन से धुल दो, और नहीं तो तुम डिस्टिल वाटर से धुल दो, मगर नेवर धुलिंग विथ हॉट वाटर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। फिर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर चूंकि ट्यूब ऐसे करके पड़ा रहता है तो ये ओपन रहता है, तो इस ट्यूब के अंदर मक्खी वक्खी कुछ भी घुस सकती है, मक्खी घुस जाए, फॉरेन बॉडी घुस जाए। और अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन यानी खुद से रेस्पिरेशन ले रहा है, तो चूंकि वो ड्राई रहेगा, तो हमेशा एक मॉइस्ट गॉज पीस को यहाँ पर रख देते हैं, जिससे कि जो यहाँ से जो सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन ले रहा है, वो मॉइस्ट होकर क्या होती रहे, उसके ट्रकिया में जाती रहे। प्लस दैट गॉज पीस विल ऑल्सो प्रिवेंट एंटरिंग द फॉरेन बॉडी और फ्लाइज और वट एवर इट इज़, जो भी डर्ट है वो अंदर जाना, तो उसको रोकता है। क्योंकि यहाँ तो हमारा सीलिया है, सीलिया रोक लेता है, लेकिन यहाँ तो कोनो सीलिया नहीं है, समझ रही मेरी बात? तो यहाँ पर आपको क्या करना, मॉइस्ट गॉज पीस को खोल के लगाने कि खूब मोटा सा लगाए बाहर कैसे ऐसे, तो हवा नहीं आ पा रही, बस पूरा ओपन करके उसको, पूरा ओपन करके उसको यहाँ पर कवर कर देना है। बस जब ड्राई हो कवर कर देना, जब ड्राई हो तब उसको कवर कर देना है। परमानेंट वाली ट्रेकोस्टमी में क्या होता है बेटा कि पेशेंट अपने पास एक पोर्टेबल सक्शन मशीन को रखता है, वो अपने से उसको ट्रेंड करना पड़ता है कि कितनी लेंथ तक उसको फेनेस्ट्रेटेड कैथेटर को अंदर डालना है। डालने के बाद उसको मशीन ऑन करनी है। तो अब ऐसा नहीं होता कि पहले आपने अंदर ठूंस दिया, ठीक है, अब पूरा अंदर नहीं ठूंसना, उसको वहाँ मार्क रहता है, मार्क उसको बताते हैं, फिर वो उसको ऑन करता है, फिर अपना उसको सक्शनिंग करते हुए 360 डिग्री पर रोटेट करके उसको बाहर निकाल लेता है। ठीक है। मॉइस्चर के लिए यहाँ पर एक ऑलरेडी पैड्स आते हैं, वो पैड्स यहाँ पर रखा रहता है, अपनी पूरी ज़िंदगी उसी पे गुजार लेता है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ट्रेकोस्टमी। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, मैं इसमें भी
ट्रिकोस्टमी में मज़ा आया, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली। ठीक है, तो मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे कमेंट करिए, हमारे चैनल को आप शेयर करिए, और बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, देख रहे हैं पसीना निकल रहा है, गर्मी में वीडियोस बनाई जाती है, इसको सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, आप तक एक अच्छा एजुकेशन कंटेंट 2 दिन की बड़ी रिसर्च के बाद बेटा एक छोटा सा लेक्चर परफॉर्म हो पाता है। ठीक है, थैंक यू।